जी हाँ, औरंगजेब का जिक्र बार बार हो रहा है। औरंगजेब का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, उसकी करतूतें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। औरंगजेब हीरो या विलेन, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। अपने तमाम खास मेहमानों से हमारे साथ इतिहासकार मौजूद होंगे, लेखक मौजूद होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद होंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। जी हाँ, 16 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक औरंगजेब की एंट्री क्यों हो गई? औरंगजेब जिंदा क्यों हो गया? औरंगजेब को राजनीतिक जीवन दान देने की जिद आखिर क्यों है? इतिहास के इस अत्याचारी शासक पर अब विवाद क्यों छिड़ा है? ये कुछ अहम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही औरंगजेब के नाम पर यह जो हिंसा हुई है वो संयोग है या फिर प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है? आखिर 16वीं सदी का औरंगजेब 21वीं सदी में राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी है कि औरंगजेब पर यह जो लड़ाई है क्यों उसे सियासत से भड़काई जा रही है? जी हाँ, तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। हम आज ये भी समझेंगे कि औरंगजेब क्या अब इतिहास से ज्यादा कुछ लोगों के लिए राजनीति का विषय बन चुका है, सबब बन चुका है। क्योंकि सवाल आज ये भी है कि औरंगजेब आखिर हीरो था या वो विलेन है? इस सवाल पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ लोग उसका महिमा मंडन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ देश के बड़े इतिहासकार और जानकार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि औरंगजेब हीरो या विलेन। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब को कैसे देखा है, उनका नजरिया क्या है। एम.ए. खान की किताब का जिक्र जरूरी है, इस्लामिक जिहाद, अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी का हमने अध्ययन किया। इस किताब में एम.ए. खान ने मुगलों के शासन पर भी कई अध्याय लिखे हैं। एम.ए. खान ने अपनी किताब में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। मसीरे आलमगीर में दर्ज रिकॉर्ड में बताया गया है कि औरंगजेब ने 50 साल के अपने कार्यकाल में हजारों मंदिर तुड़वाए। सिर्फ 1679 में 200 मंदिर तुड़वाए गए। औरंगजेब पर मंदिरों को तोड़ने का जुनून सा सवार था। धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को वो बड़े पद देता था, यानी ये कह दिया जाता था कि बड़े पद पर अगर आपको काबिज होना है तो आपका उसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। हिंदू अपराधी मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसको आजाद कर दिया जाता था। धर्मांतरण से डेमोग्राफी पर गहरा असर पड़ा। 15 दिसंबर 1666 को बड़े पदों से हिंदुओं को हटाने का आदेश दिया गया। बड़े पदों तक पहुंचने के लिए इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी गई। हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर सामने आते हैं औरंगजेब के। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज औरंगजेब को लेकर जो तथ्य हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसा समीर ने आपको बताया कि हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था और अगर मना किया गया, मना करने पर जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, किताब में मनोहरपुर के जमींदार देवीचंद का भी जिक्र किया गया है, जिनकी जमींदारी छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। मुसलमान हिंदू व्यापारी से कर्ज लेकर नहीं चुकाते थे तो उल्टे हिंदू व्यापारी पर इस्लाम का अपमान का केस करते थे। साल 1685 की बात आपको बताते हैं, जब औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने पर पैसे देने का भी आदेश दिया, प्रलोभन दिया गया। प्रत्येक हिंदू पुरुष को 4 रुपए और हिंदू महिला को 2 रुपए राजकोष से देने का आदेश जारी किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, धर्मांतरण पर जाजिया और खिराज जैसे टैक्स भी माफ किए जाते थे। अगर आप हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं तो कश्मीर में रहने वाले पंडितों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी करवाया गया था। तो किस तरह का शासन था औरंगजेब का, इसकी एक हल्की सी झलक हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए। औरंगजेब की अत्याचार वाली कुंडली हम आपके सामने रख रहे हैं। औरंगजेब ने अपने सूबेदारों को हजारों मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। सूबेदार हसन अली खान ने बताया कि मेरे इलाके में 172 मंदिर तोड़े गए। चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़े जाने का जिक्र है। अबू तरब को आमेर में मंदिरों को तोड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। अबू तरब ने बताया कि मेरे इलाके में 66 मंदिर तोड़े गए। इन सब का जिक्र है इतिहास की किताबों में। रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री, फ्रांसवा गौतिये की ये जो किताब है इतिहास की, उसका जिक्र करते हुए हमने ये जानकारियां आपके सामने रखी हैं। तो आज एक सार्थक डिबेट करने की हम कोशिश करेंगे जिसमें कोई शोर शराबा
नहीं हो, ये हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों से भी। रतन शारदा हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं, लेखक हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी को सामने रखते हैं टीवी डिबेट्स में। तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के, और आज हमारी इस डिबेट का हिस्सा दो इतिहासकार भी हैं। दिनेश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शशि भूषण सिंह इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब भी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन सब का हम रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब की जो शख्सियत थी उसको किस तरह से कुछ लोग महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए तो क्या किसी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का हक मिल जाता है? ये भी बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि अहमदनगर में एक घटना होती है जहां पर चंद लोग हाथों में औरंगजेब का पोस्टर लेकर लहराते नजर आते हैं, यानी कुल मिलाकर औरंगजेब के महिमा मंडन की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। शुरुआत वहीं से हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कौन सी मानसिकता है जो औरंगजेब को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है? तस्लीम अहमद रहमानी साहब से हमारा संपर्क फिलहाल थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन हाफिज साहब अगर इसका आप जवाब दे सकें, क्योंकि वो तस्वीरें आपने भी देखी और उसके बाद जो कुछ हुआ अहमदनगर और कोल्हापुर में वो हमारे सामने। सबसे पहले मेरी एक आपत्ति है जिसे दर्ज कर लिया जाए, और मेरी विनती है कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए। इस्लामिक स्कॉलर मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को बताया ही नहीं, और ताज्जुब है कि लिखा हुआ है मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन आपने फिर भी जबरन कहा इस्लामिक स्कॉलर। मैंने कार्ड दे रखा है, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बता रखा है, मेरा एक संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। लेकिन जबरन ये इस्लामिक स्कॉलर इससे पूरे देश के मुसलमानों आप समझ जाएंगे, ये नहीं आरोप लगाएंगे कि हम लोग इस्लामिक स्कॉलर बनकर आते हैं, बल्कि ये जान जाएंगे कि भारत में सरकार का आदेश है, सारे टीवी चैनल वालों को सड़क से भी कोई मुसलमान उठाकर लाकर पकड़ के बैठा देंगे, उसको भी इस्लामिक स्कॉलर बना देंगे। एक बात तो क्लियर हो जाए देश के सामने, पता नहीं दोबारा मैं आपके हिसाब से दोनों में क्या फर्क है? अब आ जाइए असली बात पर। जिस तरह से फिल्मों में अमरीश पुरी है, ओम पुरी है, ये सब थे, हैं नहीं थे, इनका नाम भी जब तक नहीं आएगा तो फिल्म पूरा नहीं होगा। अगर हीरो का नाम आता है तो विलेन का भी नाम आता है, और स्वाभाविक है आना ही है, तभी जाकर कहानियां पूरी होती है। तो औरंगजेब का नाम मिट्टी में मिल जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि वो इतिहास के एक पार्ट है। जो इतिहास का एक पार्ट है, वो विलेन हो कुछ भी हो, आप उसको उठाकर फेंक नहीं सकते। ये पहला सवाल देश को जानना चाहिए। इतिहास का कोई छात्र होगा तो उसको औरंगजेब को पढ़ना ही पड़ेगा। 50 साल उसका शासन रहा, वो क्रूर रहा, वो लुटेरा रहा, वो डाकू रहा, 50 साल रहा इस देश पर। सरवर साहब, सवाल ये है कि उसको विलेन मानेंगे या हीरो मानेंगे? मैं वही तो ला रहा हूं। अहमदनगर में जो हमने देखा उसे हीरो बनाकर शिवाजी को मुसलमानों का नेता, हिंदुओं का शासक मानेंगे या मुसलमानों का शासक मानेंगे या शासक मानेंगे? 3 सवाल है। शिवाजी महाराज को हिंदुओं का शासक मानेंगे? नहीं, ये तो आपने सवाल के जवाब में दूसरा सवाल पूछ दिया हाफिज साहब। मानेंगे हाफिज साहब, ये तो आपने सवाल के जवाब में दूसरा सवाल पूछ दिया। मैं आपसे सिंपल सा मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को भी महिमा मंडित करने की कोशिश कर रही है? ये भारत के लोग जानते नहीं है। भारत के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस नाम की कमाई खाती है। बिहार में चुनाव हुआ तो मुगल आया, यूपी में चुनाव हुआ तो मुगल आए, दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में भी मुगल आया। मुगल को ये लोग कहां रखे हुए हैं? कभी अमित शाह उठा कर लाते हैं, कभी मोदी जी उठा कर लाते हैं, कभी योगी जी उठा कर लाते हैं। और हां, देश के लोगों को अगर औरंगजेब को समझना हो तो आप योगी जी को समझ ले, औरंगजेब समझ में आ जाएंगे। आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब हम समझ गए। आप ये मस्जिद तोड़ते हैं, मजार तोड़ते हैं, दोनों का पैटर्न। सरवर साहब, आपके पॉइंट को हम समझ गए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है समय समय पर। दिनेश कपूर हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सरवर साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? महाराष्ट्र में हमने अहमदनगर, कोल्हापुर में ये जो 2 घटनाएं देखी हैं जिसका कनेक्शन साफ तौर पर सामने नजर आता है, क्या समझा जाए औरंगजेब को, विलेन या हीरो? क्यों जिंदा करने की कोशिश एक बार फिर से औरंगजेब को? जरूरत है इसकी?
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या ये डिबेट उसको हीरो समझा जाए या विलन, वो किस हिसाब से हीरो है। हमारे गुरु श्री तेग बहादुर जी का सिर कलम किया रेड फोर्ट के सामने, जहाँ पर आज गुरुद्वारा बना हुआ है, शीशगंज गुरुद्वारा, ये किस लिहाज से उसको हीरो बनाता है। मंदिर तोड़े, ये किस लिहाज से। देखिए एक बात बताएं आप मुझे, आप एक कॉमन छोटी सी बात का जवाब दें, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मेरा ही मेरा मजहब है, ये कहाँ के, ये कौन सा लॉजिक है। इस लॉजिक का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसका इतिहास उठा के देखें औरंगजेब का, तो जब वो अपने ही बाप की तरह, उसके पैर और हाथ भी खून से रंगे हुए थे, अपने ही भाइयों के, अपने ही स्टेप ब्रदर्स के, जब वो सिंहासन पे बैठा, उसके बाद उसने बैठने के बाद क्या किया, 1658 में उसने अपने पिता को कैद कर लिया। बहाना क्या बनाया कि ये आदमी हिंदुओं के पक्ष में ज़्यादा, क्योंकि शाहजहां जो था वो ऐसा इतना फैनेटिक नहीं था अगेंस्ट, तो ये हिंदुओं के कर रहा है, तो ये इस्लाम का विरोधी है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसको कैद किया। और कैद करने के बाद क्या किया, अपने ही बाप के लिए पानी की सप्लाई फोर्ट में बंद करा दिया, आगरा फोर्ट में उसको तड़पा दिया पानी के लिए, जिसकी वजह से उसको अकोमोडेट करना पड़ा, शाहजहां को दरवाजे खोलने पड़े। उसके बाद जजिया वापस ले आया, जो 100 साल पहले अकबर ने एबॉलिश किया था। हालांकि अकबर ने की बात हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन जजिया वापस, जजिया किसके लिए, धिम्मीज़ के लिए, मतलब धिम्मीज़ जो नॉन मुस्लिम, वो आप बताएं मुझे, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का पूरा प्रतीक था, उसको तोड़ दिया। मथुरा में जो श्री कृष्ण, बिल्कुल सर, आपके माध्यम से कई ऐसी जानकारियां मिल रही हैं, आपने इतिहास पढ़ा है और जो आप बता रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कई मंदिर तोड़ने का भी काम किया है औरंगजेब ने। मेरे पास किताब है, मैं लेके आया हूँ, इसीलिए अपनी भी। और ठीक है प्रोफेसर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। शशि भूषण जी, कई सारे तथ्य हैं जिसके बारे में हमने भी अपने दर्शकों को बताया और आप लोग जो इतिहासकार हैं उनके माध्यम से भी जानने का मौका मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुआ है, क्या औरंगजेब का बेवजह का जिक्र लाना एक सोची समझी साजिश है? ये कौन लोग हैं जो औरंगजेब के पोस्टर लेकर के नाच रहे, गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हीरो बता रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात कहने से पहले, इस सवाल का जवाब देने से पहले, मैं जहाँ से बहस शुरू हुई है मैं उस पर पहले स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि यह एक बहुत गलत तरीका है कि औरंगजेब जैसे धूर्त और अत्याचारी शासक का, जो न केवल भारतीय इतिहास का बल्कि खुद अपने वंश का भी अपराधी है, वो है ना, जिसे ये लोग खानदान तैमूरिया कहते हैं। पता नहीं, मैं नहीं मानता इसकी कोई क्रोनोलॉजी मिलती है खानदान तैमूरिया का, लेकिन खानदान बाबरी का तो था वो। खानदान बाबरी का भी वो अपराधी है, जिस बाबर ने अपने बाल बच्चों को कितने तमीज़ से समझा करके अपनी सत्ता का बंटवारा किया था। अकबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय भी रहा। ये इतना बड़ा अत्याचारी था कि इसने अपने बाप, अपने भाइयों, मैं तो कहूँगा स्टेप ब्रदर की बात नहीं है कपूर साहब, ये तो उसके अपने सगे भाई थे, बिल्कुल अपना भतीजा, उसी के एक भाई से, अपने भतीजे के एक भाई से अपनी बेटी की शादी कर रहा है और एक भतीजे को कत्ल करवा रहा है। भाई को कत्ल किया, दूसरे भाई को कत्ल किया, तीसरा भाई उसका बंगाल भाग के दर दर भटकता हुआ मरा। तो वो खुद अपने खानदान का अपराधी है, भारतीय इतिहास का अपराधी है। जहां तक क्रूरता का सवाल है, जहां तक क्रूरता का सवाल है, तमाम किस्से हमने भी इतिहास में पढ़े हैं और आप लोगों के जरिए जो अभी मौजूदा स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं। शशि भूषण जी, एक चीज बताइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिंपैथी भी रखते हैं और कहीं ना कहीं महिमा मंडन की कोशिश भी करते हैं औरंगजेब की, तो क्या औरंगजेब की जिंदगी के कुछ चैप्टर्स ऐसे थे, देखिए वो अच्छा शासक भी नजर आता है, क्या ऐसा भी है क्या? देखिए, दरअसल यह विचार नहीं, बीमारी है कि उसके प्रति सिंपैथी रखी जाए। अगर एक आदमी जीवन भर कत्ल करता रहा हो परिवारों का, अपने रिश्तेदारों का, हिंदुओं पर तो खैर वो घोषित अपराधी है हिंदुओं की नज़र से हो, मैं मुसलमानों की ही नज़र से, मैं उसके खानदान की नज़र से बात करता हूँ। वो उस आदमी को अगर ये डर हो कि कल को वो मरेगा, अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा, उसके लिए वो टोपी बुनना शुरू करता है, कुरान की आयतें लिखना शुरू करता है, सादगी की बात करता है, तो क्या एक अत्याचारी पुण्यात्मा हो जाता है? अजीब तर्क है। इस तर्क को मानने वाले लोगों को मैं मानसिक रूप से बीमार मानता हूँ, मानसिक रूप से। दरअसल केवल टोपी बुनना, मतलब जीवन भर आप अपराध करिए। अजीब, मैं 2 लाइन और स्पष्ट करूं इस पर कि जब वो अब मर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मरने के 3 सालों के अंदर जब वो करीब अब अपाहिज है,
अपने बच्चों से उम्मीद करता है, अपने बेटे शाह आजम को लिखता है कि नहीं बेटे, तुम आपस में अपने संपत्ति को बांट लेना, तुम उत्तर में रहना, तुम दक्षिण में रहना। एक तुम्हारा भाई भटक के मर गया अकबर, जो ईरान में जा करके इन सब का, अगर यही उसकी बुद्धि इससे पहले रहती तो दारा शिकोह, जो दरअसल जिसे हम हिंद इस्लामिक तहजीब पर जोड़ते हैं, बिल्कुल, को कत्ल नहीं किया होता। तो दरअसल वो अपने खानदान का हत्यारा है। बिल्कुल सर, ये विषय ऐसा है जिस पर बहुत सारे तथ्य, बहुत कुछ बताने के लिए मैं अपनी बात क्लियर कर लूं। दुर्भाग्य से अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है हमें औरंगजेब से कम औरंगजेब के नए औरंगजेबी अनुयायियों से खतरा है। ठीक है, इन्हें हमें। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से बोलिए, फिर सरवर साहब के पास जाएंगे। आपको दो ऐसे इंसिडेंट अपने ही उसके भाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब उसने अपने पिता को कैद कर लिया तो अचानक शाहजहां को खबर मिली कि आपके बेटे औरंगजेब ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, और शाहजहां बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा शायद मान गया। वो लपक के गया, एक बड़े से थाल में, एक बड़े से शॉल के नीचे उसने शॉल हटाई तो देखा उसके सबसे फेवरेट, जिसको बहुत प्यार करता था, दारा शिकोह का सर पड़ा हुआ था जी। मतलब इस कदर, इससे ज्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है? हाफिज साहब, ये तमाम इतिहास के चैप्टर्स पढ़ने के बाद, औरंगजेब की शख्सियत को जानने के बाद भी उनसे सिंपैथी रखना, हाँ, कुछ लोगों का ये नजरिया होना, हाफिज साहब, इसे दुर्भाग्यपूर्ण आप भी मानते हैं क्या? एक करके हाफिज साहब, क्या दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सीएम फडणवीस जैसे लोगों ने ऐसे लोगों को पाल रखा है जो लोग क्रिएट करते हैं माहौल को। योगी जी जैसे लोगों ने चंद चाटुकार मुसलमानों के जुलूस के मौके पर ये हुआ है। अरे सरवर साहब, पहले ये मुद्दा ही नहीं था, अब 2024 तक यही मुद्दा रहेगा। सरवर साहब, टोपी वालों को, सरवर साहब आपको पता ही नहीं है क्या? ये उर्स का जुलूस निकाला जा रहा था तब ये हुआ है, आपको जानकारी नहीं है क्या? सवाल है मेरा, डीपी पर औरंगजेब का लिखने वाला वो पागल बेवकूफ मुसलमानों का दुश्मन, उससे पूछे कि तुझे मिला क्या? मैं बताता हूं, दंगा करवाने के लिए गलत है ना? एक मिनट हाफिज साहब, एजेंसियों से जांच करवाई जाए, इस देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है भाजपा और आरएसएस के द्वारा। इतिहास को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है, इतिहास को गलत ढंग से पेश करके, मुसलमानों की छवि धूमिल करके, दंगा करा के, जबरन मुसलमानों को मारकर काटकर उनकी आबादी को कम करने की साजिश की जा रही है। ये उस देश के अंदर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसके जवाब इसमें राजनेता सारे शासक सब उसमें शामिल है। हाफिज साहब, इसीलिए आपने देखा होगा हमारी डिबेट में आज हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया, रोजी रोटी आज हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया। विकास बर्बाद नहीं होगी, औरंगजेब कब का मिट्टी में मिल गया बर्बाद होगी। उसने बनाने वाला औरंगजेब में खुद अपनी उनका एक मिनट, उनका हिस्ट्री में जिक्र है। मैं बात कहूंगा, एक मिनट, वो हिस्ट्री के छात्र का पाठ है, दो बच्चों को उसने क्या लिखा? उसने ये लिखा एक को कि बेटा मैंने सारी जिंदगी कत्ल आम किया है और मैं उसके लिए फिल्म देखते हैं क्या? और दूसरी फिल्म देखते हैं, मैं हिस्ट्री क्रिकेट देखते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं। लोग जिसको क्रिकेट का शौक है वो क्रिकेट देखे, जिसको फिल्म का शौक है वो फिल्म देखे, जिसको इतिहास पढ़ना वो इतिहास पढ़े। पूरे देश को औरंगजेब के नाम पर दंगे की आग में झोंकने वाला जो भी है वो सुन ले देश के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। मुद्दे पर बात कीजिए ना। मुसलमानों का कत्ल चाहते हैं, मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, मुसलमानों को तबाह करना हदीस पढ़ रहे हैं क्या आप? हदीस पढ़ रहे हैं आप? यह हदीस नहीं है, यही सच है, सच है, यही सच है भाई, यही सच है। एक मिनट देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान कान पक गया है। एक मिनट, ये चीखा चिल्ली करने का मंच हमने आपको नहीं दिया है, प्लीज। नहीं, गलत है, सड़क से हम ये नहीं चाह रहे हैं, प्लीज। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि मुद्दे पर बात करें। और हम ये सवाल उठा रहे हैं हाफिज साहब कि अगर एक किसी ने डीपी लगा दी, किसी ने स्टेटस डाल दिया या किसी ने पोस्टर ही लहरा दिया, उसके बाद मुसलमानों को सुनिए, गलत है ना? नहीं, किसी ने नहीं किया, गलत, घर से उठाया जा रहा, जाइए पता लगाइए। हम कह रहे हैं उससे किसी को हक नहीं मिल जाता कि वाला अगर भाजपा का एजेंट ना हो, हाफिज साहब आप सुनेंगे,
हाफिज साहब पहले तो थोड़ी आवाज अपनी नीचे करिए ताकि हमारे सवाल भी आप सुन सके। आप इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं कि आप सवाल तक नहीं सुन मुझे नहीं पाएंगे। लगता कि हाफिज कहने के लायक है। ठीक है, आप लोगों के पास सारे स्टूडियो का रुख करेंगे। एक मिनट आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। हाफिज साहब को पानी पिलाइए। हाफिज साहब थोड़ा पानी ले लीजिए आप पहले। उपाधि देती है अपना बीपी मत बढ़ाइए ऐसे चिल्लाकर। ठीक है, रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट, आ रहे रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट हाफिज साहब, एक मिनट रुक जाइए। रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन शारदा जी, यहां पर डिस्कशन हो रहा है औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब की शख्सियत को बयां करने के लिए इतिहास के पन्ने जब हम टटोलते हैं तो उसकी क्रूरता साफ तौर पर नजर आती है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि एक तरफ उसकी क्रूरता जग जाहिर है, हैरत भी होती है कि कुछ लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कौन सी सोच है कि किसी ने डीपी लगा दी, किसी ने स्टेटस में औरंगजेब की तस्वीर डाल दी, या हम कहते हैं पोस्टर ही लहरा दिए तो 1000-2000 की भीड़ सड़कों पर उतर आए और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले। मेरा सिग्नल पुअर है, खराब है। होपफुली मेरी बात आप सुन पाएंगे। जी जी। पहली बात है कि जो मौलाना इतना चिल्ला रहे थे, इनका औरंगजेब से क्या लेना देना? इनको कभी जबरदस्ती बनाया होगा, तो अगर इनका यहाँ के खानदान से कुछ लेना देना नहीं, बात पर हिला के इतने बावले क्यों हो रहे हैं? दूसरी बात, जिस अहमदनगर में यह घटना हुई है, उस अहमदनगर के अंदर आज से 1 महीने पहले एक तरुण ने संभाजी महाराज को दिखाया, उसने औरंगजेब को हटा दिया, उसके ऊपर बवाल मचाया गया और उसको 2 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया गया। ये कौन सा न्याय था मुझे नहीं पता। अभी उसके आगे बढ़ेंगे तो औरंगजेब की बात कर रहे हैं क्या औरंगजेब ने कभी इस बात को मना किया? उन्होंने संभाजी महाराज की चमड़ी उधेड़ी, उन्होंने उनकी आंखें उधर सलाखे मार के उनकी आंखें खराब तोड़ दी, 1 महीने तक उनको तंग किया, आखिर में उनको मारा। उस संभाजी महाराज के नगर में, कोल्हापुर में और महाराष्ट्र में अगर लोग इस प्रकार के डीपी देख कर नाराज नहीं होंगे तो कौन होगा? और ये वही औरंगजेब है जिसने कई मंदिर, मैं केवल महाराष्ट्र की बात करूंगा, जी बाहर 5 सेकंड मुझे चाहिए बस। ठीक है रतन शारदा जी, जैसा कि आपने कहा कि पुअर कनेक्शन की वजह से आपकी कुछ बातें हम समझ पा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन बीच में कट जा रहा है। कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास हम लौटे, लेकिन जो आपने शुरुआत में सवाल पूछा है उसी के साथ मैं हाफिज साहब से सवाल पूछना चाहूंगी। जो सवाल उन्होंने पूछा रतन शारदा ने, वो आपने सुन लिया होगा कि आप इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हैं, औरंगजेब से आपका क्या लेना देना है। शुरुआत में ही बल्कि आपने बोला फिल्मों के कुछ विलन का नाम गिनाते हुए कि जब जब हीरो का जिक्र होगा विलन का भी जिक्र होगा, यानी कि आप औरंगजेब को विलन मान रहे हैं। तो फिर आप इतने भड़क क्यों रहे सर? चर्चा हो रही है, तथ्यों में जो बातें लिखी गई है, इतिहासकार जो बता रहे हैं वही तो कह रहे हैं ना हम, तो आप भी कहिए कि गलत है। आप सीधे सीधे राजनीति से इसको जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों को काट दो, ये क्या तरीका है? ये तो सार्थक चर्चा हो रही है ना, तो कुछ इनपुट रखिए। बोलिए, आराम से बोलिएगा, बीपी मत बढ़ाइए अपना, बोलिए। आपने जब शो शुरू किया, एम.ए. खान के इतिहास का जिक्र किया। एम.ए. खान कौन है? क्रिश्चियन या यहूदी? मैं जानना चाह रहा हूं कौन है। नाम से तो मुझे लग रहा शायद मुसलमान है। बिल्कुल। तो मुसलमान ने, कई इतिहासकार ने लिखा औरंगजेब को क्रूर, और पूरा भारत का पढ़ा लिखा तबका जिसने इतिहास को पढ़ा होगा वो क्या औरंगजेब की उस सच्चाई को नहीं जानता है क्या? बिल्कुल। लेकिन मसला यह है औरंगजेब का रिश्तेदार कौन? अच्छा सवाल उन्होंने किया कि यह भी दुनिया जान जाए कि अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक उनकी शादियां किन किन जातियों में हुई, किन किन बिरादरियों में हुई। अगर भारत का मूल निवासी कोई भी अंसारी, मंसूरी, रायन, हललखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्खो, डफाली, मिरासी, मिर्शिकार, हललखोर, कोई भी नाई, तेली, धोबी अगर इसमें है तो मैं हूं उसका औलाद। अगर इसमें नहीं है तो औलाद कौन? ये भी तो रिसर्च हो जाए, ये भी तो इतिहासकार बताएं किन्होंने उनसे सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, तमाम संबंध किन्होंने स्थापित किए थे। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और अपने पूर्वजों के ऊपर जाएंगे तो वो भी तस्लीम रहमानी साहब के साथ जब मेरी बहस हुई थी, वो भी उनके दादा की तरह, हो सकता है आपके दादा परदादा हो सकता नहीं है, हिंदू ही थे। तो फिर हिंदू हो, बौद्धिस्ट हो, कुछ भी हो, मुसलमान नहीं थे। तो मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, बाहर से पहले औरंगजेब का खानदान रिश्तेदार उसी की बात, हमको मुगल का रिश्तेदार बता दीजिए। बाहर से हमको मुगल का रिश्तेदार बात तो करने दीजिए। नहीं, रिश्तेदार की बात सवाल है। हाफिज साहब सुन तो लीजिए ना, हाफिज साहब मान रही है। हाफिज साहब सुन मुगल का रिश्तेदार कौन है भारत में? आप बताइए ना। मुगल का रिश्तेदार आप बताए, हम तो बता दिए। मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान रिश्तेदार नहीं है जो भारत में मौजूद है। मतलब आप कंडेम करते हैं ना औरंगजेब? हम कंडेम करते हैं, ये सब कुछ वही लोग कर रहे हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, ठीक है हाफिज साहब, उनके रिश्तेदार राजपूत है। ठीक है हाफिज साहब, हाफिज साहब एक मिनट, इतिहास सुना रहे थे।
रतन शारदा जी, रतन शारदा जी, अरे भाई एक मिनट, हाफिज साहब, ओहो, इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं आप? हाफिज साहब इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? इतना जोर जोर से, इतना चीख चीख कर क्यों बोल रहे हैं? प्लीज वो ज्यादा प्याज रतन शारदा जी, मुझे देखिए, एक सवाल यहाँ पर यह भी है रतन शारदा जी, रतन शारदा जी, एक सवाल यह भी है कि 16वीं सदी का औरंगजेब 21वीं सदी में प्रासंगिक कैसे हो गया? औरंगजेब को लेकर आज की तारीख में हल्ला करने का मतलब ही क्या है? नए मूल्य वाली बीमारी है, प्याज ज्यादा खाएंगे। रतन जी, समझते हैं कि इसलिए प्रासंगिक हो गए। यहाँ कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम औरंगजेब के रिश्ते से लगते हैं, उनकी संतान है। वरना यहाँ के मुसलमान को औरंगजेब पर उतना गुस्सा आना चाहिए जितना मुझे आता है, क्योंकि औरंगजेब ने अत्याचार किए तो मुसलमान सारे हिंदू मारे तो नहीं, लाखों की तादाद में वो कन्वर्ट भी हुए। जो कन्वर्ट हुए वो आज औरंगजेब को अपना कैसे मार सकते? वो अत्याचार के भागी थे ना। अगर अत्याचार के भागी थे, अगर उनके जख्म औरंगजेब के आज भी मेरी छाती पर है, अगर आज भी काशी मथुरा मुझे नहीं दिया जाता, मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे आज भी ज्ञान वापी के लिए अपमानित छोड़ना पड़ता है, शिवलिंग को जब फवारा कहा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है, तो मैं औरंगजेब मेरे लिए सर कैसे हो गया? अगर इनमें जरा भी दयानत होती और बड़े 3 मंदिर हिंदुओं को दे देते तो आज ये इस तरह से यहाँ चिल्लाना नहीं होता, इस तरह हाथ हिला हिला के चिल्लाना रहे होते। क्योंकि अगर इतिहास के जख्म यहाँ की कौम पर है, जिसके अंदर 800 वर्ष का एक उनके सीने पे लहू बह रहा है, तो वो तो उसका न्याय चाहेंगे ना। अरे आप बकवास करना बंद करें, बहुत बोल लिया आपने, हाथ ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे आप समझेंगे तो इस देश के आप है, मुगलों को स्थापित करने इंग्लिश चल रही है आपके यहाँ पर मस्जिद के अंदर। अगर मेरे पे अत्याचार हुआ है तो मैं तो जख्म भरने के लिए कुछ न कुछ करूंगा। उसमें अगर आप तड़पते रहेंगे, आप अपने आप को औरंगजेब का रिश्तेदार बताएंगे तो दिक्कत तो होगी ना। हमें तो आपसे कुछ लेना देना नहीं, तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके बिल्कुल हिंदुओं पे अत्याचार हुआ और उसके लिए उसका हम हल्दी घाटी की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हो गया हाफिज साहब, कोई रतन जी आपके बीच में तो नहीं बोल रहे थे ना, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। जी रतन जी, सामयिक औरंगजेब को ऐसे मुल्ला ने बनाया जिनका औरंगजेब से आपको मुझे लेना देना नहीं है, जिसको जोड़ के मुगलों और रिश्तेदार खुद को बता रहे हैं। मैंने यही कहा, बार बार यही कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं के दिल पर जख्म है, उनके मंदिर तोड़े गए हैं, उनके लोगों को मार कर नहीं रतन जी, लेकिन रतन जी सवाल यहाँ पर ये भी है ना, जख्म भरने के लिए रतन जी सवाल ये भी है यहाँ पर ना कि अगर 2000 लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, अगर हिंदू संगठनों के 2000 लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, कोल्हापुर में कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जा रहा है, तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि औरंगजेब की एक तस्वीर, औरंगजेब का एक पोस्टर लहराने पर ये क्यों हो रहा है? उसकी भी तो मजम्मत होनी चाहिए। आपका प्रश्न सुन लिया, मेरा उत्तर सुनेंगे जी प्लीज। जब रोहिंग्या आते हैं भारत के अंदर तो उसके विरुद्ध सारे देश के अंदर बवाल मचता है, यहाँ पर हड़तालें होती हैं। बंबई के अंदर अमर जवान ज्योति को तोड़ा जाता है रोहिंग्या के नाम पे। रोहिंग्या क्या लगते हैं हमारे? और यही लोग हैं, जब हजरत बल के अंदर हजरत का बाल गायब हुआ था तो सारे भारत में नहीं बांग्लादेश तक दंगे हुए थे। क्या लगता था उस समय उनका सारे भारत में हल्ला फैलाने का? जी, जब यहाँ पर नूपुर का कुछ होता, कमलेश तिवारी का हुआ, लेकिन वो भी जस्टिफाइड नहीं है ना। धमकियां दी गई सारे भारत जी, वो भी जस्टिफाइड नहीं था, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। तब क्यों नहीं आपने कहा कि एक ही जगह पर? हाफिज साहब, अगर एक जुलूस निकल रहा है तो उसमें 16वीं सदी में जिस राजा ने राज किया था, जिस क्रूर शासक ने राज किया था 50 साल हमारे मुल्क पर, उसके पोस्टर लेकर चलने का मतलब क्या है? मतलब ये समझ से परे है कि औरंगजेब के पोस्टर लहराए क्यों गए। कुछ लोग आज भी व्हाट्सएप स्टेटस में अगर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं औरंगजेब का? ये महिमा मंडन औरंगजेब का क्या जायज है किसी भी लिहाज से? देखिए, ये तो सभी मुस्लिम संगठनों को चाहिए कि वो पर्सनल जांच करें कि आखिर इसके पीछे कौन है। कि भारत में मुसलमानों की एक टोली कोई भी ऐसी है जो स्टेटस पर भी लगाती है, सोशल मीडिया पर भी उसको अगर उसका महिमा मंडन करती है लिखकर, और उसके पोस्टर भी लहरा रहे हैं लोग, तो ये पर्सनली सरकार अपना जो काम कर रही है वो बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, लेकिन मुस्लिम संगठनों को सावधान होने की आवश्यकता है। इस देश में वो मुसलमान किसके हाथों का खिलौना बन रहा है और कैसे उसे रोका जाए, कौन है जो इसका माइंड वॉश कर रहा है, इसे औरंगजेब का भक्त बनाकर सड़क पर ला रहा, ये बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। केवल अहमदनगर और महाराष्ट्र का नहीं, कहीं देश के दूसरे कोने में भी नहीं गिरोह बैठा हो, कहीं वहां का भी वातावरण खराब कर दे। एकदम जरूरी जो इतिहास के पन्ने में
जिस पर काला रंग लगा दिया गया है उसको आप जबरदस्ती रंग पेंट करके खूबसूरत करके अगर सड़क पर लाएंगे तो ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, ये भारतीयता का मुद्दा बनता है। ये जन विरोध है, ये जन विरोधी सोच है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने वाले पढ़ेंगे, पढ़ने से इनकार नहीं है, लेकिन आप सड़क पर महिमा मंडन करेंगे या उसके कुछ पॉजिटिव कलेक्शन करके आप उसी को सुनाने की कोशिश करेंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब जानता है वो क्या था, कहां से शुरू कहां खत्म। उसने तो जो बात इन्होंने शुरू में कही, मैं इनके उस बात से बहुत एग्री हूं कि सबसे बड़ा अपराधी तो मुगल सल्तनत का वो है जिसने तबाही कर दिया। मुगल औरंगजेब के बाद आप देखें इतना बड़ा साम्राज्य कैसे भरभरा कर खत्म हो गया भारत में। अगर वो सही होता और सबके दिल को जीतने वाला होता, सबको लेकर चलने वाला होता, तो जो क्षेत्रफल उसको मिल गया था वो अगर जनता के साथ चलता तो आज ये दिन न। हाफिज साहब, आप कंडेम कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गई। अपने माध्यम से क्या अपील करेंगे? और जिन चंद लोगों के बारे में आपने कहा कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ब्रेन वॉश? यही तो मैंने वो भी दिल की मुसलमानों का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? देश से छुपाया जा रहा है, एकदम नहीं छुपाया जा रहा है। मैंने शुरू से लेकर पानीपत की लड़ाई से लेकर हल्दी घाटी की लड़ाई तक हम लड़े, आप डरे। शेर शाह का भी इतिहास सुनाएंगे, हम मार के भगाए, आप फिर लाए। ये इतिहास सच्चा है। नहीं, लेकिन हाफिज साहब एक सवाल का जवाब दीजिए ना। हाफिज साहब, ये भी सच है कि औरंगजेब क्रूर था, जालिम था, अत्याचारी था। वो न केवल देश का बल्कि वो अपने समाज, अपनी जाति। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस डिबेट के दौरान ये कहा, लेकिन हाफिज साहब सवाल सुनिए ना। करने वाला भी मुझे सवाल पूछ रही हूँ। हाफिज साहब, मेरा सवाल ये, आपने कहा कि कुछ मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तभी औरंगजेब को नायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों का ब्रेन वॉश करते हैं? और ऐसी घटनाएं कई बार सामने आती हैं, इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं जांच करते हैं? प्रसिद्ध बात है, भारत में बहुत प्रचलित है, साम दाम दंड भेद। जब सरकार होती है ना तो सरकार के पास उसके अधीनस्थ एजेंसियां होती है। चंद मुस्लिम लड़कों को, इसलिए तो मैं कह रहा हूं देश के बैठे हुए जो मुस्लिम संगठन के लोग अगर चुप्पी साधे हैं, उनके लिए ये चुनौती है कि वो पता लगाएं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों को भी सड़क पर ला रहे हैं। और वो तस्वीर, अभी जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, आप हीरो की तरह ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे लग रहा कोई मैंने फख्र की बात हो। यार ये धिक्कार है ऐसे लोगों पर कि आपको किसने कह दिया कि इसकी तस्वीर लेकर आप घूमो और डीपी लगा? कौन सा अफसर ऐसा आ गया? कौन सी मजबूरी आपकी आ गई? वो कौन सा उसका काम था जो आपको बाध्य करता डीपी लगाने पर? ठीक बात है। इसीलिए हाफिज साहब हमने आपको बुलाया भी, ताकि आप जो जन भावना है, जो आपकी भावना है, उससे वाकिफ करा सके। रतन शारदा जी, अब क्या कहेंगे? हाफिज साहब भी मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पता लगाने की जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं। सवाल एक जहन में यह भी आता है क्या कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति करने की मंशा तो नहीं है? यह संयोग है या प्रयोग है? देखिए, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रयोग मानता हूं। 2024 तक जितना भी देश का वातावरण खराब किया जा सकता है करेंगे। जिनको दिखाना है कि मोदी जी की सरकार निकम्मी है, जिसको दिखाना है कि मोदी जी सरकार के दौरान दंगे फसाद होते रहे, क्योंकि 4 साल तो हुए नहीं, हुए बहुत छोटे मोटे हुए। अब इस प्रकार से सारे देश में किसी भी तरह जनभावना भड़काना, ये इसका एक भाग है, ये प्रयोग है। क्योंकि औरंगजेब का विषय वहां पर निकालने की आवश्यकता क्या थी और उस समय क्या से शिवाजी का साम्राज्य दिन था, याद रखिए। पहला हिंदवी स्वराज ने सैकड़ों सालों की गुलामी के बना, उस दिन को इन्होंने चुना, उस हफ्ते को इन्होंने चुना और इस प्रकार से जुलूस निकाला। ऐसे लोग हैं जो उसकी मजार पे जाके माथा टेकते हैं। तो ये करने वाले लोग निश्चित रूप से भड़काना चाहते हैं। इनको लगता है हिंदू सड़क पे नहीं जाएगा, आता है तो भी इनके लच्छा। तो अगर इस प्रकार से ये वातावरण खराब करना चाहते हैं, हिंदू का काम है कि अंते गत्ते ना चाहे, मुसलमानों का काम है कि इस प्रकार के गलत जो सारे प्रयोग हो रहे हैं उससे दूर रहे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देश का इंटेलेक्चुअल क्लास अगर ये मान रहा है इस डिबेट में भी कि ये एक तरह का प्रयोग है, तो ऐसे प्रयोग से कैसे बचकर रहना है, कैसे हमारे देश का, हमारे शहरों का वातावरण जो है वो शांतिपूर्ण है, इसके लिए समाज को भी कोशिशें करनी होंगी। हर तबके से ये कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।